नमस्कार, एचबीसी न्यूज में आप सभी का स्वागत है। आइए देखते हैं आज के समाचार। सांसद मनोज तिवारी ने राहुल गांधी को चीन का एजेंट कहते हुए कहा कि इसलिए राहुल गांधी के सीने में दर्द हो रहा है। मनोज तिवारी अखिल भारतीय ब्राह्मण एकता परिषद के कार्यक्रम में भाग लेने वाराणसी आए थे। धर्म संसद के आयोजन में पूर्वांचल के कई जिलों से लोग शामिल हुए थे। पूर्वी दिल्ली के सांसद मनोज तिवारी सोमवार को ऋषिकुल ब्रह्मचर्य आश्रम शिवपुर में अखिल भारतीय ब्राह्मण एकता परिषद के कार्यक्रम धर्म संसद में शामिल होने जब पहुंचे तो उन्होंने राहुल गांधी पर जुबानी हमला बोलते हुए कहा कि वह चीन के एजेंट हैं। चीनी सेना अगर सीमा से वापस जा रही है तो उनके सीने में क्यों दर्द हो रहा है। राहुल गांधी ने भी ट्वीट किया था चीन के मामले को लेकर कि सरकार पीछे आ गई। क्या ये सब चीन के एजेंट जिस प्रकार से जो है राहुल गांधी जैसे लोग चीन के एजेंट। अगर चीन की सेना वापस जा रही है फिर भी अगर भारत में किसी को दर्द हो रहा हो तो आप समझ लीजिए वो किसका एजेंट है। किसके लिए कह रहे हैं बात? पेट्रोल और डीजल। अब भाई राहुल गांधी जी की बात हो रही है। क्या वो एजेंट है चीन के? अब भाई एजेंट है तभी उनको दर्द हो रहा है। बीजेपी की सरकार किसानों से हमेशा बातचीत को तैयार है। किसानों के मुद्दे पर मनोज तिवारी ने कहा कि 11 बार मीटिंग हो चुकी है, 12वीं बार का इंतजार है। जिसको कानून मानना है माने, नहीं तो मत माने। किसी से कोई जबरदस्ती नहीं है। अभी 11 मीटिंग हो गई, 12वीं के इंतजार बा तो खाली मीटिंग के दौर अब कहाँ कल जाओ। जब कुछ वो लोग बताते नहीं थे कि समस्या का बा तो हम सभी को बड़ी चिंतित है हम सब। और हम प्रार्थना करते हैं कि प्रधानमंत्री ही नीति बना रहे हैं, वही संसद में पास हुआ, वही कह रहे हैं कि भैया तुमको मानना है तो मानो, नहीं मानना है मत मानो। तो फिर तो कोई समस्या ही नहीं रह गई। प्रियंका गांधी किसानों के महापंचायत में शामिल होने गई हैं। इसके जवाब में उन्होंने कहा कि जब पीएम मोदी ने कह दिया कि कानून कंपलसरी नहीं है तो फिर भ्रम की स्थिति नहीं बननी चाहिए। अब भाई देखो, जब प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि कानून किसी पे कंपलसरी ही नहीं है तो जिक्र नहीं माने को मत माने। समस्या है कि एक घर में पहले एक सीढ़ी थी, एक लिफ्ट लगा दी गई। जरा सीढ़ी से जाए कि वो सीढ़ी से जा, जरा लिफ्ट से जाए कि वह लिफ्ट से जा। ये भ्रम फैलाना दूर करें क्योंकि काफ़ी कुछ भ्रम पे आधारित है, कंटेंट कुछ भी नहीं है। और हम सबसे प्रार्थना करेंगे कि भ्रम न फैलाएं। महंगाई के मुद्दे पर उन्होंने कहा कि कभी महंगा तो कभी सस्ता, यह तो मार्केट से जुड़ा है। कब वो महंगा कब वो सस्ता, सब इंटरनेशनल मार्केट से जुड़ा है। मायावती ने भी ट्वीट करके एक तरह से चर्चा ही किया है। उनके सांसद ने अमित शाह की भी तारीफ की है। देश में चर्चा और संवाद होते रहना चाहिए। मायावती जी ने भी ट्वीट किया है कि करना ही चाहिए चर्चा भी। मायावती जी के सांसद ने अमित शाह की तारीफ की ना, तो आगे चलते रहिए, बहुत कुछ अच्छा हो। भगवान परशुराम को याद करके सभी को समाज के साथ खड़ा होना चाहिए। एक शक्ति सभी को समाज की मजबूती के लिए तथा देश की मजबूती के लिए जरूरी है। धर्म संसद का उद्देश्य ही अधर्म को दूर करना है। हर धर्म हर समाज को जोड़कर ही भारत की पहचान है। देखिए, धर्म संसद का उद्देश्य अधर्म को दूर करना है। जहाँ अधर्म होगा उसको धर्म संसद की निदान की प्रक्रिया शुरू करेगी। अखिल भारतीय ब्राह्मण एकता परिषद वाराणसी ने आज विप्र धर्म संसद लगाया है और हम बड़ी ध्यान से सबकी बातें सुनेंगे। मेरा सौभाग्य है कि उन्होंने हमें मुख्य अतिथि के रूप में बुलाया और यहाँ बहुत समाज के बहुत विविध क्षेत्रों के लोग हैं। तो अधर्म को दूर करने के लिए तो धर्म की चर्चा बहुत जरूरी है। अभ्युदय कोचिंग सेंटर मात्र नहीं है बल्कि यह जीवन निर्माण की एक नई शुरुआत है। यह कहा है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने। आपको बता दें कि विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए अभ्युदय योजना के अंतर्गत फ्री में शिक्षा दी जाएगी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने युवाओं को प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए निःशुल्क कोचिंग की अति महत्वाकांक्षी अभ्युदय योजना की आज सोमवार को विधिवत शुरुआत करते हुए इसे प्रदेश के युवाओं को समर्पित किया। उन्होंने विशेष रूप से जोर देते हुए कहा कि अभ्युदय योजना की शुरुआत अभी प्रदेश के 18 मंडल मुख्यालयों पर की गई है, जिसका आगे जिला स्तर पर भी विस्तार किया जाएगा। इस अवसर पर उन्होंने युवाओं को संबोधित करते हुए भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की पंक्ति का उद्धरण करते हुए कहा कि छोटे मन से कोई बड़ा नहीं होता और टूटे मन से कोई खड़ा नहीं होता। इस अभ्युदय योजना की शुरुआत करने की मंशा का जिक्र करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि कोरोना काल के दौरान कोटा में प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे
बच्चों को वहां पर लॉकडाउन के दौरान फंसने और वहां से उनको निकालकर उनके घरों को भेजने के दौरान उनकी तड़प को देखकर मन में ख्याल आया कि क्यों न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए युवाओं को प्रदेश में ही उनके घरों के पास कोचिंग की बेहतर सुविधा उपलब्ध कराई जाए। जबकि पिछले यूपीएससी की परीक्षा के दौरान उत्तर प्रदेश की अपेक्षाकृत कम युवाओं के सफल होने पर भी प्रदेश के प्रतिभाशाली युवाओं को बेहतर कोचिंग सुविधा उपलब्ध कराए जाने का ख्याल मन में आया, ताकि उत्तर प्रदेश से अधिक युवा बड़ी बड़ी परीक्षाओं में सफलता हासिल कर सके। मुख्यमंत्री जी की पूरे दिशा निर्देश पर उनके विजन के हिसाब से माननीय मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना का शुभारंभ आज माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों द्वारा कर दिया जा चुका है। अब कल से नियमित क्लासेस इसमें शुरू होगी। प्रथम फेज़ में हम लोग अभी 100 बच्चों को हमारा यूपीएससी और अपना उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन के जो एग्ज़ाम्स होते हैं सिविल सर्विसेज के, उसकी हम लोग तैयारी शुरू कराएंगे और कल से नियमित क्लासेस सुबह 8 बजे से शुरू हो जाएगी। करीब 866 बच्चे जो हमारे चयन प्रोसेस हुआ था उसमें सेलेक्ट होकर आए हैं, उसमें से हम लोग उनसे फ़ोन से संपर्क करके 100 बच्चों को अब सेलेक्ट किए हैं और उसके पश्चात जो बाकी अन्य जो बच्चे हैं वो हमारे ऑनलाइन और वर्चुअल मोड से उसको जुड़ सकते हैं। बाकी अन्य एग्ज़ाम्स का भी चरणबद्ध तरीके से कोचिंग शुरू हो जाएगी और मुझे पूरा विश्वास है कि इस योजना के तहत जो हमारे हज़ारों छात्र छात्राएं लाभान्वित होंगे। ये यहाँ से आगे चलकर अपने अपने जो भी इन्होंने लक्ष्य रखा उसमें सफल होंगे और वाराणसी का और उत्तर प्रदेश का नाम देश लेवल पे रोशन करेंगे। मुख्यमंत्री जी ने आज बनारस के बच्चों से बात किया, क्या बात हुआ? नहीं, उन्होंने अभी सभी कुछ 5 मंडल के मुख्यालयों के बच्चों को एक बच्चे को चयन किया गया था। उसमें हमारे यहाँ से श्री कपिल दुबे जी ने उनसे एक सकारात्मक प्रश्न पूछा जिसका उन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से उत्तर दिया और माने के बाकी अन्य मंडलों के भी बच्चों ने कुछ ऐसे प्रश्न किए जिससे सभी पूरे जितने भी लोग इस कार्यक्रम से जुड़े थे सभी लोग लाभान्वित हुए और उनका मार्गदर्शन और उनका जो एक पूरा आशीर्वचन था उससे सभी बच्चे मोटिवेट हुए। मुझे पूरा विश्वास है कि वो उसको आत्मसात करके जीवन के लक्ष्य में आगे बढ़ेंगे। मुख्यमंत्री से बात हमारी बेहतर हुई। उन्होंने हमें एक मार्गदर्शन बताया कि कैसे उन्होंने अभ्युदय योजना को आरंभ किया, क्या विचार थे उनके उसके पीछे। यही जानने की हमारी उत्सुकता थी कि यह योजना बनाने के पीछे हमारे मुख्यमंत्री जी का क्या लक्ष्य था, तो उन्होंने आज मुझे वो डिटेल में बताया। क्या बात हुआ? उन्होंने यह बताया कि इस योजना में हमारे कोरोना काल से संबंधित जितने छात्र थे, जो प्रभावित छात्र जिनको यह सुविधाएं से वंचित हो जाया करते थे, वह पुनः इस सुविधा को ले सकते हैं अपने घर बैठे। महंगी महंगी कोचिंग और संस्थाओं में जाए बिना वो अपने घर के समीप आकर या अपने घर के मंडलों में आकर यह सुविधा ले सकते हैं। जैसे जो स्कीम लॉन्च की है मुख्यमंत्री जी ने, इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलने वाला है क्योंकि जो ये कंपटीशन है ये सबसे टफ़ कंपटीशन रहा है और इस साल भी जो यूपीएससी 2019 का जो रिज़ल्ट आया था उसमें बहुत ही कम बच्चे थे उत्तर प्रदेश से। तो ये जो स्कीम है ये बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाली है उन बच्चों के लिए जो इस कंपटीशन के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। काफ़ी 1 साल 2 साल से जो प्रिपेयर कर रहे हैं उनके लिए भी बहुत होगा और इस साल से भी जो प्रिपेयर कर रहे हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल। बसंत ऋतु में विद्या की देवी मां सरस्वती के आगमन हेतु शहर के विभिन्न पंडालों एवं संस्थानों द्वारा तैयारी पूरी कर ली गई है। 16 फरवरी को बसंत ऋतु का त्योहार हर्षोल्लास और धूमधाम से मनाया जाएगा। इसके लिए विभिन्न पंडालों व संस्थानों ने तैयारियां कर ली हैं, जहां पर विद्या की देवी मां सरस्वती की मूर्ति बैठाकर उनकी पूजन और अर्चना की जाएगी। मां सरस्वती की मूर्तियों को तैयार करने वाले लक्सा स्थित प्राचीन मूर्तिकार बद्री प्रसाद बताते हैं कि जल संस्थान की मिट्टी व गंगा के पानी से हम लोग महीनों की मेहनत और कला से मां की मूर्तियों को तैयार करते हैं। उन्होंने बताया कि वीणावादिनी मां सरस्वती की प्रतिमा 2 फीट से लेकर 2.5 फीट तक की तैयार है। बद्री प्रसाद ने बताया कि वह 8 वर्ष की उम्र से अपने पिता के साथ मूर्तियां बनाने लगे थे और वह हर तरह की मूर्तियां बनाने में माहिर हैं, चाहे वह दुर्गा माँ की मूर्ति हो या गौतम बुद्ध और शिव जी की मूर्ति हो। उन्होंने बताया कि दिवाली के बाद से मूर्तियों को बनाना शुरू कर दिया जाता है और 1-1.5 महीने पहले से मूर्तियों में कलर करने की प्रक्रिया शुरू कर दी जाती है। बद्री प्रसाद ने बताया कि हमारा कार्य सीजन के हिसाब से होता है, जिसमें गंगा महोत्सव, ललित कला अकादमी द्वारा ऑर्डर पर मूर्तियों को तैयार किया जाता है। मूर्ति कलाकार विक्की प्रजापति ने बताया कि मां सरस्वती को सुंदर चमकीले वस्त्र, मुकुट व गहनों से उनका सौंदर्य बढ़ाया जाता है ताकि एक निगाह में श्रद्धालु का मन मां के प्रति लुभावन हो सके। बद्री प्रसाद को उनके कला के लिए ज्ञानपुरवा, रोटरी क्लब व गंगा शिल्प मेला द्वारा भी सम्मानित किया गया है, लेकिन पैसों की कमी और अन्य समस्याओं के चलते बद्री प्रसाद का परिवार अब इस धंधे में नहीं आना चाहता। बद्री प्रसाद ने सरकार से अपील की है कि कुम्हारों की तरफ भी उनका ध्यान जाए और सरकार उनके लिए भी कुछ योजनाएं निकाले। यहाँ पर हम लोग
कोई सीजनी काम होती है। अब ये जैसे सरस्वती प्रतिमा बनाए हैं, अभी इसका भी बाज़ार सही नहीं है। कोई ग्राहक आ रहा है तो इतना महंगा है, महंगा लागत लगा है। 4-6 आदमी खरीदते हैं सब लोग परिवार, तो भी करते करते आते बाज़ार में ये हाल हो जाता है कि कोई कंडीशन इसका सही नहीं रहता कि हम लोग का सेल्स कैसा है। और लागत खाली लगा रहे कि बना रहे, गंगा मिट्टी लाओ, ये करो वो करो, फरमा है, सब करते करते कराने पर बाज़ार में जाइए तो कुछ नहीं। बात अगर की जाए तो कहाँ से मिट्टी आती है, मूर्ति बनाने में कितना टाइम लगता है? मिट्टी आती है भैया गंगा जी की मिट्टी आती है, जल निगम से आती है। वहाँ पानी फिल्टर होता है तो वही सब मिट्टी ला के हम लोग बनाते हैं। और मिट्टी एक मूर्ति तो बनेगा नहीं, जब प्रोडक्शन होगा तो कोई दिन 4 हुआ, कोई दिन 6 हुआ, उसके बाद दूसरे दिन फिनिश करेंगे, तीसरे दिन उसका हाथ वगैरह लगाएंगे, सब अलग अलग सामान बनाएंगे। धीरे धीरे 3 महीना लग जाता है तो 100-150 मूर्ति बनता है। और उसके बाद तो 1 महीना पहले से रंगैया लगता है। बात की जाए तो अब तक कितने लोगों से आप मिल चुके हैं? कौन मिलने के लिए सामने घाट ज्ञान प्रवाह में भी काम करते हैं, कभी कभी जाके वहाँ प्रधानमंत्री जी से मिले, खुश हुए देख के। योगी जी से, मुख्यमंत्री जी से मिले अपने जाके लखनऊ, वो भी खुश हुए, मिट्टी उट्टी के विषय में बात चर्चा किए। राज्यपाल के मिले, वहाँ भी हम लोग चर्चा किए, बोले ठीक है भाई जो हो सकेगा हम लोग करेंगे आपके लिए। आगे अगर देखा जाए तो इस काम को और पीढ़ी कैसे? नहीं भैया, पीढ़ी करने वाले नहीं है, क्योंकि हाथ से हम जो करते हैं अपने हाथ से ही से करते हैं। और पीढ़ी कोई भी अब करना नहीं चाहता। वही टेढ़ा बाकू जो लोग मार्केट में कर रहे हैं, बेच रहे हैं, वही से देख रहे हैं ग्राहक सस्ता पा रहे हैं, लेके जा रहे हैं। अब हम लोग का महंगा थोड़ा पड़ जाता है फिनिशिंग करने में मूर्ति इतनी। LIC की शाखा के शुभारंभ के दिन ही लगा ग्रहण, अभिकर्ताओं ने शुरू किया धरना और प्रदर्शन। भारतीय जीवन बीमा निगम के जिला शाखा कार्यालय कामाख्या से स्थानांतरित होकर मलदैया स्थित लोहा मंडी में छवि कॉम्प्लेक्स में 15 फरवरी से शुरू होना था, लेकिन स्थानांतरित नए भवन में अभिकर्ताओं के बैठने की जगह निर्धारित नहीं होने के कारण अभिकर्ता शाखा कार्यालय के गेट पर प्रदर्शन करने लगे। प्रदर्शन करने वालों में ऑल इंडिया लाइफ इंश्योरेंस एजेंट्स एसोसिएशन ब्रांच काउंसिल के अध्यक्ष स्वर्ण सिंह, राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष रमाकांत त्रिपाठी, प्रेम शंकर तिवारी, विपिन चंद्र, अरविंद सिंह, राजेश उपाध्याय, अरविंद उपाध्याय, विशंबर सिंह, अमित सिंह, धीरज सिंह, CB सिंह, जगन्नाथ सिंह, ब्रजेश सिंह, वीरेंद्र सिंह, अनंत गुप्ता, निजामुद्दीन सहित सैकड़ों अभिकर्ता शाखा कार्यालय पर धरना प्रदर्शन कर रहे थे। भारतीय जीवन बीमा निगम के मंडल कार्यालय वाराणसी से विपणन प्रबंधक आए तथा उन्होंने समस्या का समाधान नहीं कर पाने की स्थिति में धरना प्रदर्शन जारी रहा। इस संदर्भ में अभिकर्ता संघ के अध्यक्ष स्वर्ण सिंह ने कहा कि जब तक हम लोगों की मांगें पूरी नहीं होगी तब तक अपनी लड़ाई हम लोग लड़ते रहेंगे। ब्रांच काउंसिल जिला शाखा वाराणसी, प्रेसिडेंट अध्यक्ष स्वर्ण सिंह। हमारी मांगे हैं कि ये ब्रांच शिफ्टिंग जो जिला शाखा कामाख्या में CHS के सामने थी, वो वहाँ से ब्रांच यहाँ नई जगह पर शिफ्ट किया गया। इसमें अभिकर्ताओं के बैठने की व्यवस्था नहीं दी गई और ये कटरे में लाके ये ब्रांच को खड़ा कर दिया गया। इसलिए हम लोगों को बैठने की जगह नहीं मिली, न कुर्सी न टेबल न व्यवस्थाएं दी गई। इसलिए हम लोग अपने इस LIC प्रबंधन ने हम लोगों को नज़रअंदाज किया है। इसलिए हम लोग अपनी मांगों को लेके एकदम कटिबद्ध हैं कि हम लोग जब तक जगह हमारा टेबल कुर्सी ये सब नई व्यवस्थाएं मिल जाती हैं तब तक ये आंदोलन जारी रहेगा। और एकदम हमारा आंदोलन शांतिपूर्ण ढंग से इसी तरह चलता रहेगा जब तक कि हमारी मांगें पूरी नहीं हो जाएंगी। क्या ऑफिस ट्रांसफर होने से पहले आप लोग को जानकारी नहीं थी? कोई जानकारी न मैनेजमेंट द्वारा न किसी द्वारा हम लोग को कोई जानकारी नहीं दी गई। जिस दिन हम लोग 10 तारीख को आए यहाँ देखे, उसी दिन से हम लोग पत्र बना के यहाँ रिसीव करा दिए कि ये ब्रांच अच्छी जगह नहीं है और ये हम लोगों को वहाँ कोई अच्छी व्यवस्था नहीं दी जा रही है। इसलिए मैंने 10 को ही जिस दिन देखा उसी दिन मैंने अपना विरोध प्रदर्शन कर दिया। अब मैनेजमेंट को 11 को चाबी मिली इस अभिकर्ता कक्ष की, आगे जो बता रहे हैं कि हमारी आगे की रणनीति कि जब तक हमें ऊपर अभिकर्ता कक्ष बना के सुसज्जित नहीं दिया जाएगा तब तक हमारी मांगे इनकलाब जिंदाबाद चलता रहेगा। इसी के साथ मैं अपनी बारी को विराम दूंगा। समाजवादी छात्र सभा के राहुल सोनकर व अन्य कार्यकर्ताओं पर नाजायज आपराधिक धाराएं लगाकर प्रताड़ित करने की घटनाओं की जांच के संदर्भ में समाजवादी पार्टी का प्रतिनिधिमंडल पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के निर्देश पर आज पुनः वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक से मिला। समाजवादी छात्र सभा से जुड़े महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ विश्वविद्यालय के छात्र नेता राहुल सोनकर पुत्र अशोक सोनकर, जो कि वाराणसी के हैं, वो वर्तमान में महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ के विधि अंतिम वर्ष के छात्र हैं। छात्र संघ चुनाव के दौरान उनके ऊपर धारा 504, 506, 147 व 323
आईपीसी आदि के तहत मुकदमा दर्ज करा दिया था, जो कि बेहद राजनीतिक कारणों से पंजीकृत किए जाते हैं। इन्हीं फर्जी मामलों तथा राजनीतिक मुकदमों का आधार बनाकर छात्र नेता राहुल सोनकर को 6 फरवरी को थाना लालपुर पांडेपुर में हिस्ट्री शीटर बना दिया गया था। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने एक प्रतिनिधिमंडल बनाया। ये काशी विद्यापीठ के छात्रों के साथ जो उत्पीड़न की कार्रवाई पुलिस द्वारा की जा रही है, उसके संदर्भ में एसएसपी वाराणसी से मिलकर के समस्याओं को रखने और उसके निदान के लिए जो है प्रयास करने के लिए हम सभी लोग यहाँ पर आए हुए हैं। जो है हमारे अविनाश कुशवाहा जी जो है सोनभद्र से आए हुए हैं और वीरेंद्र यादव जी विधायक गाजीपुर से आए हैं और आशुतोष सिन्हा जी यहाँ स्नातक निर्वाचन क्षेत्र से हैं और मैं शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र से एमएलसी हूँ। किस तरीके से उत्पीड़न पुलिस कर रही है, किसका उत्पीड़न कर रही है? यहाँ पर शासन और सत्ता के दबाव में छात्र सभा के जो छात्र हैं उनके खिलाफ वो चुनाव न लड़ें, चुनाव का प्रचार न करने जाएं, ताकि उनका प्रत्याशी चुनाव में सरवाइव न कर सके। इस मानसिकता से यह फर्जी कार्रवाई जो है पुलिस का उत्पीड़न किया जा रहा है। इससे पहले प्रतिनिधिमंडल मिला था, एसएसपी से आश्वासन मिला था, उस पर क्या हुआ अभी तक? उस पर अगर कार्रवाई हो गई होती तो फिर दोबारा राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय के संज्ञान में बात गई, उन्होंने हम लोगों को क्यों भेजा होता? तो फिर आश्वासन मिला होगा? फिर आश्वासन मिला है, फिर हम लोग इसको देखेंगे। इसके बाद अगर कोई कार्रवाई नहीं होती है तो फिर आगे संघर्ष का रास्ता अपनाने का प्रयास करेंगे। इसी के साथ एचबीसी न्यूज़ का यह संस्करण हम यही समाप्त करते हैं। आप सभी को नमस्कार।